आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। तो देखो, एक बात तो हमें कंफर्म है कि जो हमारा वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब एक वेक्टर हमारे पास यहाँ है और एक वेक्टर हमारे पास और है कोई। तो लास्ट क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो सपोज ये वेक्टर है स्मॉल ए और दूसरा वेक्टर है स्मॉल बी। अब जब शिफ्ट करने की बात आती है, ऐड करने की बात आती है, तो ऐड करने का तरीका ये है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं, पहली बात हम कह रहे हैं a प्लस बी की, तो a जहां एंड हो रहा है, वहां से b को स्टार्ट कर दो और डायरेक्शन का भी लॉस ना हो और मैग्नीट्यूड का भी लॉस ना हो। तो आप देखो, ये जितना था उतना ही यहाँ पर आकर इससे कनेक्ट हो गया। जहां एंड हुआ वहां से कनेक्ट हो गया। तो इसे साइंस में हेड टेल रूल बोलते हैं। हम सिंपल सा रखते हैं कि भाई जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा वाला शुरू हो गया। तो अब ए और बी आपके मिल गए मतलब ऐड हो गए। लेकिन अब इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो माना जाएगा आपका कि यहां से शुरुआत हुई थी और यहां एंड हुआ। तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके सामने है, ये डायरेक्शन है, ये दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम ए प्लस बी बोलेंगे। एक एक करके सुनते हैं आप लोगों की बात। पहला डाउट इसी बीच आया है हमारे पास। इनका मैग्नीट्यूड फिक्स ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड होगा जो भी होगा। भाई आप ये सोचो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है क्योंकि वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आप सोचो जैसे 2,3 है, तो क्या ये फिक्स है या ये वेरिएबल है? तो अगर कोऑर्डिनेट फिक्स है तो वेक्टर भी फिक्स है। तो जो कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी होती है वही वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमारी चलेंगी। उसकी ओरिजिन से लेंथ भी फिक्स है। अगर उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्शन भी फिक्स है, वो एंगल भी फिक्स है। तो हर चीज फिक्स है इसकी, क्योंकि वेक्टर पोजीशन वेक्टर की तरह होता है। क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो वो चीज वेक्टर होती है। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हुई तो रिजल्टेंट 0 आएगा। देखो, अभी हमारे बीच में एक बात आई है। कह रहे हैं कि सर, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब आपकी मजबूरी है कि आपने जहां पे ए था, अब आपको जहां पे एंड हुआ है वहीं से आपने शुरू करा और आप पहुंच गए यहाँ पे। तो हमने कहा था फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जहां से शुरू है और जहां तक पहुंचा। तो इसलिए जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच गया, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ए माइनस ए इज जीरो वेक्टर। अगर ए और बी की सेम डायरेक्शन हो तो ट्राइंगल की जगह एक लाइन होगी। ये भी सत्य वचन आपका। क्योंकि अगर मान लीजिए ये वेक्टर है हमारे पास और एक और वेक्टर है हमारे पास, हमें इन दोनों वेक्टर्स का, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा कि जहां से खत्म है वहीं से शुरू कर दो, तो ये एक लाइन के फॉर्म में बन जाएगा। और रिजल्टेंट आपका होगा ये। समझे? क्या ये मुश्किल है? क्योंकि इसमें हम ट्राइंगल की तरह, इनमें जनरली जो शेप बनती है वो ट्राइंगल की बनती है, इसलिए इसे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए कुछ भी। ये कौन बच्चा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नाम चेंज करो अपना।
वरना इसी नाम से बुलाना पड़ेगा। मुकुल होंगे वैसे तो। हाँ, ये कॉलिनियर वेक्टर हो गए, ये कॉलिनियर वेक्टर हो गए। आपका तो रूल वही है ट्राइंगल लो, पर ये कॉलिनियर वेक्टर हो गए। ट्राइंगल विद, सर एसी समझ नहीं आया, एसी कहाँ से आया? कौन एसी? अच्छा ऐसे एसी। तो ये एक बच्चा कौन है ये अग्रवाल के नाम से? भाई बता दो बच्चों, मुझे आइडिया नहीं लग रहा, रीनेम कर लो या अपने आप को। आर्यन अग्रवाल, 2-3 है, आर्यन हो सकता है। देखो ऐसा था कि हमारे पास है ये एक वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर है बी सी। आप दिल्ली से गए बॉम्बे, बॉम्बे से गए नहीं, आप आगरा से गए बॉम्बे, बॉम्बे से गए कैलकाटा। अब आपने पूछा भी आप कहाँ से हैं, तो कह दोगे आप कि भाई मैं फाइनली तो मैं चला आगरा से था और पहुंचा कैलकाटा। ठीक है, तो ये एसी माना जाएगा, दिस इज एसी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर ए बी में बी सी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी एसी, क्योंकि अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट इसका सी है। तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स एसी, जो आया है ए बी और बी सी के कनेक्ट होने से। हाँ जी, कोई समस्या किसी को है तो बता दीजिए यहाँ पर। और ये भी बात सत्य है कि जो a प्लस बी से आएगा वही b प्लस ए से आएगा। ये भी यहाँ पे हमें करके देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सिंपल ही है, पर इसका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मैं b प्लस ए करना है तो पहले मैंने b बनाया, देखो बिल्कुल सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, और अब इसमें मैंने a ऐड किया। तो अब जो बना मेरे पास रिजल्ट वो यहां से यहां तक का बना, बट ये इक्वल ही है। अच्छा, अल इक्वल है लेकिन शिफ्ट हुए पड़े, वो वहां पर है ये यहाँ पर है। तो शिफ्ट करने की फैसिलिटी हमने कहा था इसमें होती ही है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? ट्राइंगल लॉ में वेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन वही रखो, एक्यूट बने ऑप्ट्यूज बने, आपको कोई टेंशन नहीं। सर अगर ए बी और ए सी गिवन हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी बताते हैं अभी। उसी के लिए देखो, अभी क्वेश्चन ये आया है हमारे पास कि आपके पास एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है ए सी। मैं एक बार लिख देता हूं कि ये कहानी कैसे चल रही है। ये कहते हैं एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है ए सी, तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे? मेरे लाल, शिफ्टिंग फैसिलिटी आपके पास है या नहीं? तो आप एसी को शिफ्ट करके यहां ले आए और अब जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट है। वेक्टर थोड़ा अजीब और अलग है बाकियों से, थोड़ा सा अलग है, बट ये कि अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप एक काम करो, इसे आप ए बी और ए सी की बजाय आप इनको नेमिंग कर दो ऐसी, इसीलिए हम स्मॉल में करेंगे। वो बताएंगे, अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने बताया नहीं है, इसलिए हम लोग उसका नाम नहीं ले रहे। फिलहाल ट्राइंगल लॉ से ही बता दें कि हम ट्राइंगल लॉ से कैसे काम करेंगे। अगर सिर्फ ट्राइंगल लॉ, रिजल्टेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही बनेगा और टर्मिनल पॉइंट पर ही एंड होगा, बिल्कुल सही बात है ये। तो आप देखो कि हमें ट्राइंगल बनाना था, जहां से एंड हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, तो यहां से शुरू होके वहां तक गए, बन गया रिजल्टेंट। दिस इज लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एक भाई भी है। हम्म, ये भी अच्छी फिगर है, इन्हें समझ लें। अभी एक बच्चे का डाउट भी आ रहा था, मैं वहां पर आना चाहूंगा।
थोड़ा सा बनी हुई फिगर है तो हम छेड़ेंगे नहीं इसको। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखो मुझे ए प्लस बी करना है, तो ए मैंने लिखा और बी को शिफ्ट करके उस बी को उठा के यहां ले आया। तो कहां से शुरू हो रहा है? ए से। कहां एंड हो रहा है? सी पे। तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर ए सी। ए से शुरू, सी पे खत्म। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। अब बताओ किसी भी तरह की कोई समस्या किसी को आ रही हो तो बताओ। अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा शिफ्ट करके, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से पेश किए जाते हैं। ये तो क्या होगा जब क्वेश्चंस चल रहे होंगे और मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ तो वहां पर होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको बचपन में क्या हुआ था, बात बहुत पुरानी है, कि जब आपको स्टार्टिंग में एडिशन सिखाया गया था तो ये कहा गया था जैसे 2 लिखा है तो 2 लाइन ड्रॉ कर लो, फिर 3 और ड्रॉ कर लो, फिर इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ऐसा करने से वो आपको प्लस कर लेते थे 2 प्लस 3 को। अब एक बार बताओ अगर कोई बच्चा ये कहता है क्या मुझे ये ड्राइंग बना के दिखानी है, मेरे को एक कोई बच्चा ये बात बताएगा कि क्या मैंने वेक्टर एडिशन में कभी भी एंगल का नाम भी लिया कि इसमें ऐसा एंगल बनेगा या वैसा एंगल बनेगा? तो एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात कहां से आनी शुरू हो गई है? क्यों एंगल को घुसा रहे हो एडिशन में? मुझे थोड़ा सा बताएं। देखो अभी बात सिर्फ जो मैंने आपको बताया है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, आपके पास ये वेक्टर ए है, आपके पास ये वेक्टर बी है। अगर हम ट्राइंगल लॉ का यूज करेंगे तो जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू करेंगे, वो वहां है नहीं, इसलिए उसे शिफ्ट करके यहां ले आए तो वो ऐसा बन गया। आपका वेक्टर एडिशन हो गया। अब अगर कोई कहता है कि a माइनस बी निकालो, तो क्योंकि ये b है तो आप समझिएगा मेरी बात, a प्लस बी और b प्लस ए बिल्कुल सेम होते हैं। देखो अगर वो है b तो ये होगा माइनस बी। इस बात में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि ये माइनस बी होगा या नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को निकालना है a माइनस बी तो वो a माइनस बी ना करे, वो क्या करे, a में माइनस बी को ऐड कर दे। मैंने आपको एडिशन सिखाया तो आप एडिशन करो बस। तो अब क्योंकि ये है मेरे पास a, ठीक है जी, और मुझे करना है a माइनस बी, तो मैंने क्या करा, जहां a खत्म हुआ वहां माइनस बी कर दिया, तो आ गया मेरे पास a माइनस बी। इज दिस क्लियर और नॉट? b उधर था, माइनस बी इधर है, तो ये हो गया a माइनस बी। आराम से देखो, क्वेश्चन पूछो मन में जो भी आए। और किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। बिल्कुल सही बात है, किसी भी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन कर दो अगर, तो वो उसका माइनस हो जाता है। माइनस से सिर्फ डायरेक्शन पलटती है।
मैग्नीट्यूड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये आया बढ़िया क्वेश्चन, मैं जरूर बताऊंगा। अब देखो 2 डाउट आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, मैं उन्हें कंबाइन करके बताता हूँ, सबका उसमें निपटारा हो जाएगा। A minus B when direction is opposite of two vectors. चलो देखते क्या कह रहे हो आप। फिर लोग ये सोच रहे हो डाउनवर्ड जाने को नेगेटिव क्यों मान रहे हो। जब तक मैंने एक्सिस नहीं बनाई तब तक आप कैसे एज्यूम करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक एक कस्टम के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। लो आज मैं अगर ऐसे बनाऊं, या मैं डायरेक्शन ऐसे बनाऊं एक्सिस, मैं अपना लैपटॉप घुमा के पलट लूं, तो जब तक कोई स्केलिंग नहीं है, जब तक, हाँ अभी आते हैं, ये देखो 2-3 डाउट बहुत अच्छे आए हैं, मैं भी आ रहा हूं उन पे। जैसे एक क्वेश्चन है कि सर बी माइनस ए बना के दिखाओ, बहुत बहुत काम का क्वेश्चन। और भी एक मजेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि माइनस ए माइनस बी बना के दिखाओ। अब एक क्वेश्चन है वो मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मैं एक्चुअली पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें ये पूछा गया है a माइनस बी व्हेन डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ए और बी जो गिवन है इनकी डायरेक्शन को अपोजिट करें और फिर हम ए माइनस बी निकालें, ये बात आई है। ठीक है, शायद यही डाउट है वरुण, ऐसा ही है कुछ अलग है। देखो चलो ए और बी को हम अपोजिट करके, मैं एक एक करके आपकी सबकी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहला डाउट है, हमारे पास ए और बी गिवन है, अब मुझसे कहा गया है बी माइनस ए निकालो। तो ऐसा करने के लिए देखो, मेरे पास बी है ऐसा ही है, तो लो ऐसा ही बना दिया लगभग, और मेरे पास ए है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसे माइनस ए कह सकता हूं या नहीं। हाँ के ना, आराम से बताना। अगर वेक्टर ए ओवरलैप कर रहे तो सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, बिल्कुल कर देंगे, ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर गिवन है ए और माइनस ए बनाना है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, बस 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 पकड़ ली बात को। अब आपको निकालना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को पता है, आप ये सोचो कि बी में माइनस ए को ऐड कर दो। ठीक है जी, हमारे पास बी है, ये रहा। अब इसमें मैं माइनस ए ऐड कर देता हूं, कर दिया, रिजल्टेंट आ गया, बात खत्म हो गई। इज दिस क्लियर। ये था मेरे पास बी, ये है मेरे पास माइनस ए, तो आ गया मेरे पास बी माइनस ए। दूसरा क्वेश्चन था माइनस ए माइनस बी निकालो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये बी है, तो ये क्या होगा, माइनस बी होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा। तो इसे कह सकते हैं हम माइनस का बी। तो अब जो रिजल्टेंट आया, दिस इज माइनस ए माइनस बी। तीसरा डाउट था कि ये अगर ए हो और ये अगर बी हो, अपोजिट हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा।
रिजल्टेंट क्या होगा, आप इसे यहाँ ले आओ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो ये मेरे पास ए है और वो मेरे पास माइनस बी है। तो शुरू कहाँ से हुई थी कहानी, यहाँ से, और एंड कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तो ये जो जरा सा रेड कलर का एरो बचा है, ये रिजल्टेंट होगा। बी माइनस ए में बी ए के टर्मिनल पे भी शिफ्ट हो सकता है ना, बिल्कुल। बी माइनस ए में बी माइनस ए के टर्मिनल पर शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है। अगर आप बी माइनस ए को माइनस ए प्लस बी भी तो बोल सकते हो, पैरेलल कोऑर्डिनेट के रूल्स से ही है वैसे। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर ऐड करने के लिए जहां खत्म हो वहां एक वेक्टर, वहां सेकंड स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, बस सिंपल सी बात है। बात आप लोगों की समझ में आ गई है, और मैं इतनी टेंशन भी आगे आपको नहीं दूंगा। तो जैसे माइनस लगाने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, उसी तरह से किसी और डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं। वो होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से, क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसा होगा, बदलेंगे डायरेक्शन की। सर ये जो रेड एरो है, ये माइनस बी है या बी? देखो, पूरा का पूरा जो था, जब ये पूरा था तो आपका पूरा था ये माइनस बी, और ये वाला जो रेड बचा है, दिस इज रिजल्टेंट। ये इधर जा रहा था ए, ये ए था, ये इधर बी था, तो जो बचा वो अब आपका माइनस बी है, बस। रिजल्टेंट है ए माइनस बी। हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये ए है और इसी डायरेक्शन में इतना बड़ा माइनस बी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्टेंट बचेगा, बस ए माइनस बी, क्योंकि यहां से शुरू हुआ और यहां एंड हुआ, तो ये बचा रिजल्टेंट, बस। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफी बातें पूछ ली हैं, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चंस की डायरेक्शन में चलते हैं। तो आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल लॉ का ही भाई है, क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। देखो, अंतर यह है कि पहले आपके पास एक वेक्टर होता था ए और कोई वेक्टर होता था बी, तो आप उसको जहां खत्म होता था वहां चिपका देते थे और आ जाता था आपका रिजल्टेंट। क्या ऐसा था या नहीं, पहले तो ये देख लो। आराम से देख के बताओ, क्या ऐसा ही था? बढ़िया। अब अब उन्होंने क्या कहा है कि पहले, अब इसमें आप क्या करो, जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन्हें ए की जगह से स्टार्ट कर दो, को इनिशियल फॉर्म में इनको स्टार्ट करो, इनको को इनिशियल फॉर्म में लगा लो। अब आपके पास ये दो डायरेक्शन हो गए, फिर इनके पैरेलल में भी बना लो, जिससे कि क्या बन जाए, पैरेललोग्राम। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो कंफ्यूजन हो जाता है, अब इसमें आपको एक डायगोनल तो दिखाई दे रहा है ये, और एक डायगोनल दिखाई दे रहा है ये, जहां से दोनों वेक्टर बने थे, को इनिशियल थे, वहीं से बनने वाले डायगोनल को इनका रिजल्टेंट माना जाता है। दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपके पास एक वेक्टर ए था, आप वहीं से बी बना लो। आपके पास एक वेक्टर ए है, वहीं से आप बी बना लो, और इन दोनों को पैरेललोग्राम की साइड मान के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। बी के पैरेलल में बी बना दिया, ए के पैरेलल में ए बना दिया। तो अब आपको दो डायगोनल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट वो होगा जहां से ये ए भी बना था, जहां से ये बी बनाना बना था,
और वहीं से बनने वाले डायगोनल को रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाएगा। वहीं से बनने वाले डायगोनल को रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी बोला जाएगा, को इनिशियल फॉर्म में। तो को इनिशियल वाला कंसेप्ट यहां से आपका काम में आता है। देखो अब आपको हमने चॉइस दे दी है, आप शिफ्ट करो, आप मत करो, आप पैरेललोग्राम बनाओ, आपके पास दोनों चॉइस है। अच्छा एक बार फिर से बता दो, बिल्कुल बताएंगे। मैं चाहता हूँ साइंस वाले भी कोई डाउट पूछे इसमें। जिसकी जो चॉइस है दोनों इजी लगते हैं, मैं तो अपनी मर्जी है, जो अच्छा लगता है आपको। कोई कहता है मैं एक जगह से ही वेक्टर बना दूंगा, तीसरा भी निकाल दूंगा वहीं से। किसी को पैरेललोग्राम बनाना पसंद है, किसी को ट्रायंगल बनाना पसंद है। इट डिपेंड्स। तो वही बात है, किसी को जो है बैगन पसंद है, किसी को गोभी पसंद है। जहां तक मेरा आइडिया है, साइंस स्ट्रीम पैरेललोग्राम को ज्यादा यूज करती है, ऐसा मेरा आइडिया है। देखो कंफर्मेशन आनी शुरू होगी अभी हमारे पास, बट आई एम नॉट श्योर, बट मेरा एक अंदाजा है ऐसा कि साइंस स्ट्रीम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ही प्रेफर करती है। ओके, कंफर्मेशन आ गई, बिल्कुल 100% आई है, ऐसा ही है। ये बात भी सही है कि जब क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ऑनेस्टली मेरे को दोनों ही बिल्कुल। ये क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। देखो कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ से क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनसे पूछो कि फायदा क्या होता है इन्हें यूज करने का। अब ऐसा फायदे नुकसान के लिए चीज नहीं है। किसी का कोई डाउट तो नहीं था, मैं भूल गया हूँ कभी। गलत क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो। ओहो, ये हम बता चुके हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये भी ठीक है, बता दे क्या, ए प्लस बी प्लस सी। चलो बता देते हैं ऐसे ही, जस्ट कि ए प्लस बी में सी ऐड करो या ए को बी प्लस सी में ऐड कर दो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रिजल्टेंट वही आएगा। मैं दिखाऊं इन्होंने क्या कहा है, सुनो आप आराम से, स्पॉटलाइट से समझाते हैं। ये कोई वेक्टर है ए, ट्रायंगल लॉ का यूज करा है यहाँ पे इन्होंने, उसमें ऐड कर दिया बी, तो आ गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में ऐड कर दिया सी, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है। सो ये सेट वाली प्रॉपर्टी है, हाँ सेट की भी होती है, रिलेशन की भी होती है, मैट्रिसेस की भी होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी वैसे, एसोसिएटिव लिखा है, अरे एसोसिएट करे जो, इसमें पहले वाले में ए और बी को एसोसिएट किया, फिर सी से एसोसिएट किया। इन सेकंड राइट हैंड साइड पहले बी और सी को एसोसिएट किया, फिर ए के साथ एसोसिएट किया। हाँ सेट वाली भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाली भी बोल देते हैं। सबसे पहले सेट में देखी थी हमने, नंबर रियल नंबर पे बोलते हैं, तो बहुत जगह यूज होती है, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है सिंपल सी। यहाँ देखो क्या हुआ, एक बी वेक्टर था, देखो जो बी वेक्टर वहां है वही बी वेक्टर यहाँ है, जो सी वेक्टर यहाँ है वही सी वेक्टर यहाँ है। वहां पहले क्या किया था, ए और बी को ऐड किया था, यहाँ क्या किया है इन्होंने, बी और सी को ऐड कर दिया, तो आ गया बी प्लस सी। तो ए ए में अब की बार कौन ऐड हो रहा है, बी प्लस सी, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या हुआ, पहले ए में बी ऐड किया तो ए प्लस बी आया, फिर ए प्लस बी में सी ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी आया। चेक कर लो, समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताओ, क्योंकि मैं हूं ना
समस्या दूर करने के लिए। और साथ जब बैठते हो, पढ़ाई करते हो, आराम से मजे से बैठा करो, आनंद में खाने का सामान, पानी वगैरह सब अपना लेके बैठो, कोई टेंशन नहीं। ओके, ये आया डाउट कि सर एक बार बी प्लस सी में प्लस ए करना। देखो, ये ए था, तो ये ए आ गया यहाँ पे, बी प्लस सी में ए ऐड करा, ठीक है जी। और देखो ए बना दिया, तो जहां से बी प्लस सी शुरू हुआ था, जहां ए एंड हुआ, ये आ गया। अब आप देखो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। शिफ्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है, ये है मेरे कम्यूटेटिव, तो पहले ही बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ अब तक की जो दो क्लासेस में मेन बात जो निकल के आती है, जो मुझे लगती है बहुत यूजफुल है, कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि शिफ्ट करना अगर जस्टिफाई होता है, हमें लगता है हाँ कर सकते हैं, दिख रहा है, शिफ्ट करते ही चीजें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मेन वेक्टर P वाली लाइन से होगा। P वाली लाइन, व्हाट P वाली लाइन? अच्छा, नहीं 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 नहीं, मिक्स कर रहे हो। चैप्टर के क्वेश्चन अर्थमेटिक हैं या ज्योमेट्रिक? अर्थमेटिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिक कैसे? दोनों ही है वैसे। अब तुम एक काम करो, तुम्हें ज्यादा ज्योमेट्रिकली बताऊंगा ना तो तुम कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे। अब आ जाओ दूसरी मेन बात पे। अर्थमेटिक ही है, अर्थमेटिक ही है मेजोरिटी, अर्थमेटिक ही कहा जाएगा चैप्टर, कैलकुलेशन बेस्ड है। देखो जी, एक वेक्टर है ये आपके पास ए, और ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैं 1/9 ए करूं तो, अब अगर मैं 1/9 ए करूं तो वेक्टर की डायरेक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड पार्ट पे पड़ेगा। और अब ये जो छोटा सा हिस्सा है 1/9, this will be 1/9 of vector A। तो अगर हम इसे बनाएं तो ये इतना सा रहेगा। अब एक बार बताओ इसकी, हाँ बीच का पार्ट नहीं ले सकते, ले सकते हो कोई भी बीच का पार्ट ले लो, शिफ्टिंग फैसिलिटी है। अब आप इसे ऐसे सोचो कि ये 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9, तो 1/9 1/9 1/9 9 टाइम्स यूज करा तो बन गया आपका आपका वेक्टर ए। आप चाहे 100 पार्ट्स करो, इसके डायरेक्शन तो रहेगी ही रहेगी। आप किसी भी पार्ट को उठा लो, क्या मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, क्या डायरेक्शन सेम है या नहीं, तो हमें क्या पता कि हमने
पहला पार्ट उठाया कि बाद वाला पार्ट उठाया, हमने एक्चुअली डायरेक्शन पिक की है और उसका मैग्नीट्यूड पिक किया है, दैट्स इट। अब एक बात और बताओ कि इसकी लेंथ 9 थी, तो 1/9 ए की लेंथ कितनी रही होगी? बताओ, कितना सोचना पड़ रहा है? जो ए का मैग्नीट्यूड था, जो ए का मैग्नीट्यूड था वो 9 यूनिट था, तो 1/9 करने पर अगर मैं 9 लेंथ वाले के 9 पार्ट्स करूंगा, 9 लेंथ वाले के 9 पार्ट्स करें, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। बच्चे, 9 मीटर कपड़े के 9 पार्ट करे आपने, तो एक पार्ट कितने का हुआ? एक मीटर का ही हुआ ना। 9 किलो के 9 पार्ट करे, तो एक पार्ट कितने का हुआ? 1 किलो। आप 9 किलो आम लाए, आपने 9 इस जगह बांट दिए, तो एक पार्ट में कितने आए होंगे? 1 किलो आए होंगे। ठीक है जी। तो अब जिस ये भी तो सुनो, एक चीज जो छोटा सा बना है, ये भी तो एक वेक्टर है, और ये वेक्टर एक्चुअली 1/9 है, वो भी ए का। हाँ या ना? आराम से बताओ भाई, कंफर्टेबल होके बताओ क्या पोजीशन है। थोड़ा सा बोल चाल से चीजें हमारी सही हो जाएंगी। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन इस वेक्टर का अगर मैं कोई नाम रखूं, तो पता है वो क्या होगा? वो होगा ए कैप। कैप क्यों लगी इस पे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए वाली है, और मैग्नीट्यूड कैप वालों का हमेशा मैग्नीट्यूड कितना बताया गया था? 1। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ए वाली है, इसीलिए इसको ए कैप बोला जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। क्यों? कि अगर 8 मैग्नीट्यूड को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 9 मैग्नीट्यूड वाले को 9 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 7 मैग्नीट्यूड वाले को 7 से डिवाइड करो 1 आएगा। ठीक है? बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? बताइए। तो ए का मैग्नीट्यूड 9 है, तो फिर ए का क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड 9 है और ए की डायरेक्शन एरो से पता चल रही है, तो कुछ नहीं होगा। ए अपनी जगह पे और ए कैप अपनी जगह पे। देखो, ये एक वेक्टर है,
आप ये सोचो कि ये इतना बड़ा वेक्टर है, तो ये भी तो छोटे-छोटे वेक्टर का से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से जो एक अगर हम एक यूनिट को उठाएँ, तो उसे हम कहेंगे ए कैप। अब ये ए कैप, 2 ए कैप मिलेंगे, तो अब आपके पास में 2 ए कैप मतलब एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसकी लेंथ 2 है। आप सोचो 1 और 1 मिलके 2 होते हैं और 1 और 1 और 1 मिलके 3 होते हैं। तो कैप, कैप, कैप मिलकर ही कोई वेक्टर बना रहे होते हैं। तो जो बेसिक यूनिट होती है वो 1 होती है। सारी की सारी कैलकुलेशन 1 के बेस पर चलती है। तो किसी भी डायरेक्शन में 1 लेंथ वाला वेक्टर उसका कैप वेक्टर होता है। कैप वेक्टर होना मतलब 1 लेंथ होना। सर तो हम ए वेक्टर को ए कैप 9 बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा कि ए वेक्टर को हम कह सकते हैं दिस इज 9 इनटू ए कैप कहा जा सकता है। सही बात है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करो? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसके बाद बारी आती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। मैं एक आध क्वेश्चन कराता हूँ, तुम बोर हो जाओगे वरना इसमें। लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी मैग्नीट्यूड ही निकालना सिखा दो। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो आई के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, जो के साथ है उसका स्क्वायर कर दो। आ गया √3। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाँ जी, बी का और सी का निकाल दो, फिर बताते हैं आपको कुछ और। बस इतना आसान, इतना ही है। गुड गुड गुड। बाकी भी निकालो। वेरी गुड। चलिए जी, देखिए अब क्या है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये सी वेक्टर है, एक्चुअली इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वो है सी कैप। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए इसको सी वेक्टर भी कह सकते हैं और आप चाहे तो इसे सी कैप भी कह सकते हैं। कोई परेशानी इसमें आपको हुई? बी का आया है √62 और ए का तो आपका आ ही चुका था। अब देखो ये कहते हैं ऐसे दो वेक्टर बताओ, तो जीरो वाले को क्या बोलेंगे?
नहीं, जीरो वाले को जीरो वेक्टर बोलते हैं बस, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है उसके लिए, बस जीरो वेक्टर ही है उसके लिए। कैप की फैसिलिटी सिर्फ यूनिट को मिली है, 1 मैग्नीट्यूड वाले को। अब देखो एक वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस जे, और एक वेक्टर है मेरे पास i प्लस 2j। तो पता है ये अलग कैसे हुए? आप वेक्टर को कोऑर्डिनेट की तरह सोचा करो, आपको आसानी लगेगी। 2i प्लस जे का मतलब हुआ 2 1, और जेड में यूज कर नहीं रहा तो मैंने जेड लिखा ही नहीं, और ये हुआ 1 2। आप देखो 1 और 2 और 2 और 1, तो 2 और 1 तो आ गया ये, और 1 और 2 आ गया ये। अब आप बताओ एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनकी लेंथ इक्वल है, बट डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कह दो, जीरो वेक्टर कह दो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल और आया है, आई प्लस जे प्लस के, आई माइनस जे माइनस के, तो कुछ भी करो, देखो स्क्वायर तो होना ही होना है। तो आप कैसे ऐसे कोई भी दो वेक्टर पकड़ लो जिनका स्क्वायर होके सेम आ जाए, बस, कोई भी यूज कर सकते हो आप। और देखते हैं, अब दो वेक्टर तो डिफरेंट हो और डायरेक्शन सेम हो, देखो डायरेक्शन सेम चाहिए। 2i माइनस जे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्क्वायर तो होना ही है 2 का भी और -1 का भी, वो भी हो जाता। अब दो वेक्टर ऐसे हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम, एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक वेक्टर है मेरे पास सपोज i, और एक वेक्टर है 2i, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पर इंपैक्ट पड़ता है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो गए पर डायरेक्शन सेम हो गई। नेक्स्ट पर आते हैं, कहते हैं दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, इक्वल रखो। तो आई वाला पार्ट आई वाले के इक्वल, और जे वाला जे वाले के इक्वल, सही आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के। एक बात पता है क्या होता है, सुनो, एक वेक्टर है मेरे पास सपोज 2i 3j -4k। अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, देखो जब आता है क्वेश्चन तो लगता है ये क्या क्वेश्चन है, तो ये इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, 2 3 और -4 होते हैं इसके स्केलर कंपोनेंट। देखो जब स्केलर की बात आती है ना, तो बात आती है आपके नंबर्स की, और अगर मैं कहूं 2i 3j और ये हो गया -4k, तो ये हो गया मेरा वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें डायरेक्शन लग गई। और अगर वेक्टर कंपोनेंट को भी मिला दिया जाए तो बन जाता है आपका वेक्टर। तो वेक्टर कैसे बनता है? स्केलर कंपोनेंट होते हैं, फिर उनमें डायरेक्शन लगती है, फिर उनको मिलाया जाता है तो वेक्टर बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर। और आई बताता है कि मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, 3j बताता है कि मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चला, और -4 के कहता है कि मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में 4 यूनिट चला। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो आया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल रखो, कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ो। हाँ जी, इसके बाद कहते हैं स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालो। इससे पहले मैं जरा थोड़े ऊपर वाले क्वेश्चन में आएंगे हम।
लो जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया। कंपोनेंट मैंने अभी-अभी बताए, एक बार आप भी समझ लो। ये लो, कंपोनेंट की बात चल रही है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x की डायरेक्शन में 1 यूनिट इज i कैप, y की डायरेक्शन में 1 यूनिट इज नोन एज j कैप, और z की डायरेक्शन में 1 यूनिट इज नोन एज k कैप। तो इन्हें हम i कैप, j कैप और k कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? ये यूनिट वेक्टर है। आई बताता है मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हूं, मेरी लेंथ 1 है। जे बताता है कि मेरी डायरेक्शन वाई एक्सिस में मेरी लेंथ 1 है। के कैप बताता है कि मेरी डायरेक्शन जेड एक्सिस में मेरी लेंथ 1 है, मेरा मैग्नीट्यूड 1 है। मैं लेंथ बोलता हूं क्योंकि वो इजी लगता है। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन तो मैं पूछना बेकार है आपसे। आप कहते हैं कि यूनिट वेक्टर निकालो। देखो, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना अगर आप चाहते हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 4 आया, 9 आया, 1 आया और √14 हो गया। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। अब ये यूनिट वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में। 15 आएगा क्या? ये 14 आएगा? गलत कर दिया क्या हमने? नहीं, 14 ही लग रहा है। ठीक है। यस। ओके। हाँ, आसान है, बहुत आसान है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैलकुलेशन में चलेंगे, क्वेश्चन अर्थमेटिक ही रहेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। आप कहते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होगा ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो अब आप देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया होगा? कितना आया होगा? बताओ। ये कैप वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया होगा? बिल्कुल। और अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7 ही होगा। और डायरेक्शन कितनी होगी? डायरेक्शन क्या होगी? क्या इसकी डायरेक्शन वही नहीं होगी जो एक ही होगी? तो एक्चुअली हुआ क्या, ये आपके पास ए था, मैंने इसे छोटा करके पहले 1 बनाया, फिर 7 की मल्टीप्लाई करके मैंने इसे इसका मैग्नीट्यूड 7 बनाया। तो इस पूरे प्रोसेस में यूनिटरी मेथड यूज हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है √5, मैंने इसके मैग्नीट्यूड को 1 करा, 7 की मल्टीप्लाई से 7 करा, लेकिन डायरेक्शन तो वही रही जो एक ही ओरिजिनल थी। ये थी ए की, ये ए वेक्टर था, ये ए कैप हुआ, ये 7 टाइम्स ऑफ ए कैप हुआ। तो इसकी डायरेक्शन वही रही जो ओरिजिनल ए की थी पुरानी वाली, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 7। बेसिक मैथ्स था है, बिल्कुल। ये थोड़ा अजीब सा था। हाँ, ये अजीब सा था। एक्चुअली ये ऐसे ही वर्क करता है। हम लोग ये वेक्टर करते रहते हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा होता है वो आपके सामने आया। हुआ क्या कि जैसे आपसे कहा जाए, भाई मैं ऐसे बताता हूँ बेसिक में,
कि भाई 5 टॉफी 10 रुपए की, तो 7 टॉफी कितने की? तो टेक्निकली होता क्या है, 5 टॉफी 10 रुपए की, तो आप बताओगे इसका मतलब एक टॉफी 2 रुपए की हो गई, तो 7 हो गई 14 की। तो वही काम हुआ। तो जो मैग्नीट्यूड था, यूनिटरी मेथड यूज हुआ, तो उसको पहले हमने क्या करा, पहले 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 7 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका 7 हो गया। आप ये देखो कि मैं बताता हूँ एक बार, ये मेरे पास ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड √5 था, मैंने इसका यूनिट वेक्टर बना दिया। अब यूनिट वेक्टर बनाया तो डायरेक्शन तो सेम ही रही, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब मैंने इसमें 7 से मल्टीप्लाई करी तो इसकी लेंथ बढ़ती 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 7 हो गई, लेकिन फिर से मैग्नीट्यूड तो बड़ा है, आपका चेंज हुआ है, डायरेक्शन तो सेम ही रह गई। अभी बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे हो रही है चीजें? अभी एक बच्चे का डाउट आया था, वापस के लिए। ठीक है, ऐसे तो हम किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन में। हाँ, ये भी मजेदार चीज है, ये भी मजेदार चीज है बच्चों। इस मेथड को तो याद रखना आप लोग, बड़ी हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, और इस मेथड को अपने तक रखा करो। बहुत छोटी सी चीजें, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें बड़ी यूजफुल होती हैं। दिस इज वन ऑफ दैम, पेटेंटेड है, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक। क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? यूनिट वेक्टर है या नहीं? चेक करो, सोचो ध्यान से, यूनिट वेक्टर है या नहीं? यूनिट वेक्टर होने के लिए, नहीं नहीं, कैप पे मत जाओ, कैप से डिसाइड मत करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैप लगे। वेक्टर में वेक्टर भी लगा सकते हैं, कैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? एक बार फिर से सोचो, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं? मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट है, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यूनिट नहीं है। क्या कह रहे हो बच्चों, ये यस क्यों कह रहे हैं 2-3 बच्चे? उन्हें कैसे पता चल रहा है ये 1 कैसे दिख गया इसका मैग्नीट्यूड? हाँ, मैग्नीट्यूड इज √6। अरे 2 भी नहीं है, √8 बता दिया। 411, कैसी कैलकुलेशन हो रही है? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बात खत्म करो, चलो तुम भी बिल्कुल बेसिक हो रहे हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है जी, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक वेक्टर और लिख कर दे रहा हूं, और मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताओ। कोई वेक्टर है ये, मैं देख रहा हूँ सबका। अरे मुकुल, ओलू, ध्यान से देखो। अर्णव, क्या कर रहे हो? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। आपके पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड आपने बताया √6 है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बी का बताओ। ये कौन है जीरो वेक्टर वाला? सानिया कौन है ये बच्चा कौन है? मैं पहचान नहीं पा रहा इसे अभी तक।
अच्छा ठीक है, ओके, राइट। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है, बी का निकालो 1 है। अगर नहीं निकल रहा है बच्चों किसी से तो मुझे बता दोगे, मैं मुझसे नहीं निकल रहा है ये वाला, मुझे नहीं पता कि कैसे निकाला ये। हाँ जी, किसी को कोई इशू? अरे क्या कह रहे हो अर्णव, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकल रहा? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो के साथ है उसका स्क्वायर का अंडर रूट कर लो, तो आ गया 1। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, 4-5 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको अभी अभी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर का अंडर रूट। इज दैट क्लियर? क्या बी का मैग्नीट्यूड निकला कि नहीं निकला? अभी भी? हाँ तो मजे लो फिर, तो एक क्लास मिस करने पे तो बहुत नुकसान हो जाता है यहाँ पे। कोई बात नहीं। हाँ वही तो मुझे सरप्राइजिंग लग रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब ठीक है, अब जस्टिफाई होती है ये बात कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाली बात मैंने आज ही बताई है, लास्ट टाइम नहीं बताई थी। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो के साथ है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों, अब आती है मेन सीक्रेट की बात। यहाँ पे आई के साथ 1 लिखा है, 1 लिखा है, -2 लिखा है। और यहाँ पे आई के साथ 1/√6 लिखा है, 1/√6 लिखा है, और माइनस का 2/√6 लिखा है। ये वेक्टर अगर यूनिट है तो ये जो लिखे होते हैं इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या आप देख रहे हो ए आपका यूनिट वेक्टर नहीं है? जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और जो यूनिट वेक्टर नहीं है वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज में से कोई एक। तो ये डायरेक्शन रेशियो है आपके। तो इस क्वेश्चन की डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1, 1 और -2। और इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1/√6, 1/√6। इसे मैं और बताता हूँ अभी। लेकिन आप ये देखो, सबसे पहले चेक करा करो कि वेक्टर यूनिट है या नहीं है। आपने देख लिया भाई यूनिट वेक्टर नहीं है, तो आप कह दो ये डायरेक्शन रेशियो है। खत्म बात। मुश्किल काम है या आसान काम है, बताओ जल्दी से पहले तो। हम्म, सब बताएंगे अभी। रेशियो से कोसाइन सब करवाएंगे। रेशियो है क्या, प्लीज रिपीट। देखो ऐसा है, जो आई के साथ लिखा है, जे के साथ लिखा है, के साथ लिखा है, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो, बस। और अगर यूनिट वेक्टर हो तो जो आई जे के साथ लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बस इतनी सी बात। बस ये देख लो वेक्टर को, यूनिट है कि नहीं है। अगर यूनिट है तो कोसाइन लिखे हुए हैं, और अगर यूनिट नहीं है तो रेशियो लिखे हुए हैं। आप देख के बताओ ये क्या लिखे हुए हैं, आपको बताओ, पता लग रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? यूनिट वेक्टर कैसे पता चलता है?
इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है। हमें इससे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? कोसाइन अभी हम बता देंगे। यूनिट वेक्टर के अलावा एक सेकंड भाई, 2-3 बातें आ गई हैं, वन बाय वन। लेट मी चेक। ठीक है। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं आई है, देखते हैं। आप लोगों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, देखना पड़ता है। सर फिर तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन 0 होगा ना? नो, नो, ऐसा नहीं है। यूनिट वेक्टर के अलावा किसी के भी साथ हो तो डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। यूनिट वेक्टर के अलावा अगर कोई भी वेक्टर हो तो जो भी होंगे वो सब डायरेक्शन रेशियो है। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकालने सिखाए हैं और कोसाइन पहचानने सिखाए हैं। डायरेक्शन रेशियो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड? नहीं, डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। अभी बताते हैं। देखो, एक बार फिर से सुनते हैं। बेसिक सी बात है। सबसे पहले मुझे ये आइडिया दो कि आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन लेते हैं लोग, क्वेश्चन देखते हैं नया, कोई भी। हाँ, ये रहा। यस 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 यस, ये आ गया। अच्छा, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन करा था या नहीं करा था? नहीं, करा था। तो क्या हमें इनके मैग्नीट्यूड पता थे, निकाल सकते हैं या नहीं? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? √3। इसका आया था √62 और इसका आया था 1। क्या ऐसा था या नहीं? इसमें किस किस को दिक्कत है मुझे जल्दी से बताओ अभी। विद इन 5 सेकंड मुझे ये बताओ कि मुझे ये निकालने नहीं आते। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है जी। तो पता है बच्चों, यहाँ पे आई के साथ क्या लिखा है? 1। जे के साथ क्या लिखा है? 1। के साथ क्या लिखा है? 1। तो 1,1,1 इसके वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियो हैं। मैं सी पे आता हूं। आई के साथ क्या लिखा है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये सी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब बताओ, जो बी के साथ लिखे हुए हैं 2, -7 और -3, ये बी वेक्टर के क्या है? ओके, ओके, समझ में आ गई बात? ये है डायरेक्शन रेशियो। यस, चलो जी, ये बात तो समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, सी में माइनस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा? हाँ, यहाँ आएगा माइनस का 1/√3, बिल्कुल आएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है जी। अब अब बात ये आती है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे उनके डायरेक्शन रेशियो भी होंगे। सारे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, हर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं। और सुनो, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा टाइम बच रहा है आपके लिए। जैसे ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड आपने बताया √3 है, और मैंने इसका बना लिया यूनिट वेक्टर। क्या हमें यूनिट वेक्टर बनाना आता है या नहीं? ये भी मुझे बता दो किस किस को नहीं आता। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, किस किस को नहीं आता यूनिट वेक्टर बनाना मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर। तो आपने वेक्टर ए का बना लिया यूनिट वेक्टर,
किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ यूनिट वेक्टर निकालने में। सिंपल सा फंडा, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये रहा आपका वेक्टर जिसे हमने इसके मैग्नीट्यूड से जो भी निकाला था उससे डिवाइड कर दिया, बन गया यूनिट वेक्टर। बस अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक बार समझा ही दिया अभी तो, और समझाना है तो बताओ। अब एक बात बताओ बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है तो जो आई जे के साथ लिखे हुए हैं वो क्या है? हाँ बताते रहो बताते रहो, सही बता रहे हो सब, गुड। तो ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस। और इस वेक्टर के रेशियो क्या थे? 1 1 1। कोसाइन क्या है? 1/√3 1/√3 1/√3। तो रेशियो से कोसाइन हमने बना दिए। और कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, कभी भी लिख कर रख लो आज इस बात को। जिंदगी में ना आज तक आया है ना ये आ सकता कि कोसाइन से रेशियो बनाओ। ये क्वेश्चन तो आएगा कि रेशियो से कोसाइन बनाओ, पर कोसाइन से रेशियो नहीं बनाई जा सकते। मतलब बनाए जा सकते हैं बट कभी पूछे नहीं जाने की। हाँ ये क्वेश्चन सही है कि क्यों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होगा कि कोसाइन से रेशियो क्यों नहीं पूछे जाते? क्वेश्चन तो बहुत सॉलिड है ये। कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? अरे कमाल कर दिया भाई निग्रह, कमाल कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस साल कुछ भी आ सकता है। नो नो नो, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कमाल करा, तुम्हारा कमाल वापस। तुमने गलत, तुम्हारा आंसर सही था बट एक्सप्लेनेशन गलत है। सुनो भाई, अगर आपसे ये कहा जाए, ध्यान से सुनना, तो सर यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होंगे, यस कह सकते हैं बिल्कुल। वैसे कहा उन्हें डायरेक्शन कोसाइन ही जाएगा, वो कोसाइन से रेशियो में बन जाएगा। बहुत बेहतरीन बात अर्णव, कमाल कर दिया भाई तुमने। सुनो भाई सुनो, बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, बहुत महान महान बातें आ रही हैं, बच्चों का टैलेंट निकल के आ रहा है सामने। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई ये कहे कि 1:2 को किसी और रेशियो में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन ये है कि 1:2 को किसी और रेशियो में कन्वर्ट करो या 1/2 के इक्वल कोई और रेशियो लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ओके, लिखते रहो। क्या लिखोगे? इज दिस यूनिक और इनफाइनाइट? अरे ऐसा नहीं हो सकता, स्क्रीन ना आ रही हो। अब 1:2 को आप रेशियो में कितनी तरह से लिख सकते हो? इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर मैं लिखूंगा 2/4, एक बच्चा कह रहा है मैं 3/6, एक कह रहा है मैं 100/200 लिखूंगा, एक कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसीलिए डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि वो रेशियो है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, यूनिक। तो कभी भी क्वेश्चन जो आता है वो कोसाइन रेशियो से कोसाइन का आएगा, पर कोसाइन से रेशियो कभी नहीं आएगा क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो वो तुरंत वो रेशियो बन जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी की भी, वो तुरंत क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। आप 2 की करो, 3 की करो। डायरेक्शन कोसाइन का कॉस से कुछ रिलेशन है, लास्ट क्लास में बता दिया गया है, सो नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। क्यूबॉइड बना के सब सिखाया गया था।
एंगल वगैरह सब बताया था, कोसाइन ही क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। अब तो मैं रिकॉर्डिंग डालनी बंद करूंगा क्योंकि तुम लोग क्लास सीरियसली लेते ही नहीं। आज से रिकॉर्डिंग बंद, कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली जाएगी। अगर मल्टीपल आंसर होते हैं तो वो लिख देते हैं, ना कि अदर ऑप्शन आर आल्सो करेक्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज बंद, क्योंकि तुम लोगों ने क्लासेस को लाइटली ले रखा है। तुम लोग क्लासेस में मजे में रहते हो। सो नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, अब कुछ नहीं दिया जाएगा। बताओ, लास्ट क्लास की बात पे हेल्प नहीं हो रही है, मिसयूज हो रहा है। आप लोगों को ऑप्शन मिलता है ना, वही वाली बात है कि बनाया गया था। सर, अगर दो चीजों का रेशियो निकालना होता है तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं। अरे तो ये दो सिंपल चीजें नहीं है ना, वो दो नंबर होते हैं और ये तीन डायरेक्शन के बेस पर बनी हुई कोई चीज है। सो इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। अब ऐसा हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा इस बारे में। लास्ट क्लास में भी यही वर्ड बोला था, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन क्या होते हैं, और कुछ नहीं बोला था। डायरेक्शन के कॉस आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। अब तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेंगी दिसंबर में जाके, कम से कम इससे पहले कोई रिकॉर्डिंग नहीं। 2 महीने के लिए रिकॉर्डिंग बंद। चलिए जी, ये हो गया यहाँ तक का काम खत्म, और इस पर डिस्कशन चलता रहेगा आगे भी।